हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री स्टडी पार्ट में स्वागत है। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल वैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2022 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज का वीडियो कल होने वाले पेपर केमिस्ट्री से संबंधित यहाँ पे विश्लेषण है। तो आइए हम विश्लेषण करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे पिछले वीडियो में कुछ संभावित क्वेश्चन की चर्चा की जा चुकी है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से हम कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस को हम आसानी से कैसे डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ हर एक चैप्टर का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे कुछ हम बात आप लोग के सामने रखेंगे ताकि आप सहजता से एग्जाम में आप जा सकते हैं और आत्मविश्वास से आप लवरेज हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और एकदम पूरी तरह से तंदुरुस्त तरीके से एकदम बहुत ही आत्मविश्वास को एकदम उत्साह अपने आप को उत्साहित रखें। और कभी अभी के समय में और अभी के दौरान कोई निगेटिव विचार, कोई नकारात्मक पहलू को ना देखें, कोई नकारात्मक विचार अपने दिमाग में ना लाएं। ये नुकसानदायक हो सकता है। तो पूरे सकारात्मक माहौल को रखते हुए अपने आप को एग्जाम हॉल में लेके जाना है और चीज़ों को कैसे मेंटेन करें ये कम समय में। तो वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी वीडियो सहायक होगा। तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनालिसिस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एनालिसिस में पहला चैप्टर जो हमारे पास है द सॉलिड स्टेट के बारे में, ठोस अवस्था। द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ठोस अवस्था में यदि हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सबकी बात करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स का संभावित क्वेश्चन चर्चा की जा चुकी है। तो थोड़ा सा देख लें कम समय में और आप सुने ध्यान से। ठोस अवस्था में यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो सकता है एका कोष्ठिका से जैसे पीयूसी, बीसीसी, एफसीसी। एफसीसी के लिए प्रत्येक कोश का परमाणु की संख्या, बीसीसी के लिए प्रत्येक कोश का परमाणु संख्या, एससी के लिए प्रत्येक कोश का परमाणु संख्या। डेंसिटी का सूत्र क्या है, घनत्व क्या है, का सूत्र निम्न से कौन है, ये हो सकता है ना। क्रिस्टल में कितने तंत्र हैं, है ना। देखा जाए तो जो एकाक कोशिकाएं हैं तो ब्रेवो जालक की संख्या कितनी है ना। तो ब्रेवो जालक की संख्या, क्रिस्टल तंत्र कितने हैं तो 7, ब्रेवो जालक की संख्या 14। एफसीसी के लिए प्रति एकाक कोशिका परमाणु की संख्या की यदि हम बात करें तो वो 4 है। बीसीसी के लिए प्रत्येक कोशिका परमाणु की संख्या की बात करें तो 2 है। एससी के लिए प्रत्येक कोशिका परमाणु संख्या की बात करें तो 1 है ना। उसके बाद ही हम बात करें इसमें कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है। तो ये क्वेश्चन आप ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप ध्यान दें। आपको जो क्रिस्टल तंत्र जो 7 को है उसमें आप बात करें तो घनीय, विषमलंबांश, द्विसमलंबांश, एकनताज, जो भी सारा 7 सिस्टम है उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। कौन क्रिस्टलीय है, कौन अक्रिस्टलीय है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। उससे पहले मैं आपके यहाँ पे कुछ रोकूंगा कि आप एक काम करें कि आपको जो पहले क्वेश्चन बताया गया है उसको थोड़ा सा एक झलक देख लें और क्वेश्चन बैंक को एक झलक देख लें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस 2 एग्जाम हुए हैं, मैथ का हुआ है अभी, उसके बाद देखिए फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ है, तो एकदम देखे तो पीछे पूछे गए कितने क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में रखा गया है। तो संभावना है कल के एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि क्वेश्चन बैंक को आप कंप्लीटली डन करें, कंप्लीट उसको पूर्ण रूप से बेहतरीन तरीके से डन करें उसे, है ना। तो वो क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें, क्वेश्चन बैंक और जो मैं आपको संभावित क्वेश्चन दिया हूँ उसको। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्रिस्टलीय कौन है, क्रिस्टलीय कौन है, कौन एच बॉन्ड बनाएगा, कौन एच बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद कौन एससीपी है, कौन बीसीसी संरचना बना रहा है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इनकी कितनी होगी, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद यदि हम ठोस अवस्था में सब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन है यदि हम देखें तो फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, अंतराकाशी दोष, रिक्तिका दोष, है ना।
क्रिस्टलीय में अंतर, एन टाइप एवं पी टाइप सेमीकंडक्टर अर्धचालक में अंतर, पीएन संधि क्या है, यफ केंद्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ही हम इसमें बात करें तो एक और अंतर की बात करें, द्विविमीय वर्ग निविड़, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में आप अंतर बताएं। उसके बाद इसमें हम लॉन्गेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो सकता है चुंबकीय पदार्थ क्या है, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है, सभी का उल्लेख करें, है ना। तो आदि आप इसको कंप्लीट करते हैं तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय एग्जाम्पल भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। और ध्यान रखेंगे जब भी कोई डिफिनेशन या कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसा चीज लिख रहे हैं जिसमें कि एग्जाम्पल आता है तो उसमें एग्जाम्पल निहित करें, उसमें रखें, है ना। और तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद हम अगला चैप्टर की हम बात करें तो वो है हमारे पास सॉल्यूशन बिलियन। तो बिलियन के लिए हम बात करें तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे द्रव्यमान दे दिया गया है, वॉल्यूम दे दिया गया है ना, तो आपको वहाँ पे मोलरता निकालने के लिए हो सकता है, मोलरता निकालने के लिए हो सकता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ संभावना बनती है। एक और सबसे यदि हम मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो पूछ देता है कि कौन ताप पर निर्भर करता है, कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद बात करें तो निम्न से कौन अनुसंख गुणधर्म है, कौन अनुसंख गुणधर्म नहीं है, ये क्वेश्चंस आपके सामने समझ हो सकते हैं, है ना। तो कौन संप्रासरी विलयन है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। तो आप यहाँ पे ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल से हो सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लेक्चर से इसमें हो सकते हैं सॉल्यूशन में, है ना। उसके बाद यदि हम इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है मोलरता मोललता में अंतर, है ना। हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग बताएं। रॉल्ट का नियम क्या है, रॉल्ट के द्रव विलयनों के बाष्प दाब के लिए रॉल्ट का नियम क्या है, व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद हो सकता है अनुसंख गुणधर्म क्या है, कितने प्रकार के हैं, है ना, उसके बारे में बताएं। उसके बाद हो सकता है कि ये आपसे पूछे क्वथनांक का उन्नयन क्या है, क्वथनांक के उन्नयन के लिए रॉल्ट का नियम क्या है, व्यंजक प्राप्त करें, और इसकी मोल द्रव्यमान की गणना करें, ये हो सकता है। हिमांक का अवनमन क्या है, रॉल्ट हिमांक के अवनमन के लिए रॉल्ट का नियम क्या है, विलय के मोल द्रव्यमान की गणना करें, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और उसको यदि हम इस क्वेश्चन को बात करें तो ये दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या है, अस्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, अस्थिर क्वाथी मिश्रण के जो प्रकार हैं उसके बारे में बात करें। तो ये कुछ हम इस हर एक चैप्टर में हम इस तरह से कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। आप इन सभी क्वेश्चन पे ध्यान रखें, है ना, ये क्वेश्चंस क्या हैं, और आप एक झलक हर एक चीज को देख लें आप। और फिर मैं यहाँ पे दोबारा बोलूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करें। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम को लेकर के, ऐसे हर एक साल इंपॉर्टेंट है, इस बार भी मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है। और आप अधिक से अधिक इसी टाइम अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करें, ताकि जिनमें थोड़ा बेचैनी है, जिनको ये नहीं समझ रहा कि कहाँ शुरू करें, क्या करें, है ना, जो थोड़ा सा बीच में ध्यान नहीं दे पाए, तो उनके लिए ये बहुत कारगर वीडियो हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पे कमांड करें। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन के बारे में यदि हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है ना, कि सेल के लिए कौन कैथोड है, कौन एनोड है, ईंधन सेल में क्या प्रयुक्त होता है ना। उसके बाद लवण से तुम कौन सा लवण इस्तेमाल होता है, कोलराउस के नियम के अनुसार जो समीकरण है वो क्या है, डर्नर समीकरण क्या है, इनमें से कौन डर्नर समीकरण हो सकता है ना, कौन यहाँ पे कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय सेल है, कौन अनुत्क्रमणीय सेल है। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं कि इनका जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन दे दिया, इसका मानक विभव क्या होगा, है ना। और आपको एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कि जो अर्ध सेल का जो निरूपण होता है, सेलों का जो निरूपण होता है ना, लवण सेतु के साथ जो निरूपण करते हैं, तो उससे क्वेश्चन हो सकता है ना, वो आपको सहायता न्यूमेरिकल में भी करेगा। तो सेलों का निरूपण, है ना, जिसमें कि आप जिसके द्वारा कैथोड एनोड की पहचान कर लेते हैं, है ना, तो वहां से आप ईएमएफ कैसे, एक और है कि ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, कि लघुत्तरीय प्रश्न क्या हो सकते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो आपका हो सकता है वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में अंतर बताएं, ईंधन सेल क्या है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्रोजन मानक विभव क्या है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डैनियल सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, निरूपण करें, उसका रासायनिक अभिक्रिया को भी मेंशन करना है। उसके बाद डर्नर समीकरण क्या है, डर्नर समीकरण की सहायता से डैनियल सेल का या गैल्वेनिक सेल का मानक विभव निकालें, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इसको इतना कंप्लीट करें, हमें कोलराउस का नियम कंप्लीट करें,
आप इसमें इस चैप्टर से आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेंगे। और आपका न्यूमेरिकल जो हो सकता है वो सेल के मानक विभव से हो सकता है ना। फिर आपका हो सकता है नर्नर समीकरण के साथ। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे का जो वैद्युत अपघटन नियम है उसके लिए। तो फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम 2 है, दोनों की चर्चा की जा चुकी है, तो आप उस पर गौर करें, है ना। वहां से भी आपका न्यूमेरिकल हो सकता है। उसके बाद ही हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही आप देखेंगे बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। जैसे अर्ध कोटि के शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है क्या हो सकता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो सकती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो सकती है ना। उसके बाद यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, वहां पे आपका कहता है कि इसका अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि जैसे एक दिया के वेग बराबर के ए पे पावर 2 और बी पे पावर 3, बी पे पावर हम बात करें कुछ मतलब 1, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो भी पावर है उसको आप जोड़ दें, 2 + 1 1 एंड 3, है ना। तो जो भी सांद्रता है, सांद्रता पर जो घातांक होता है उसको जोड़ देते हैं तो अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। उसके बाद ही हम बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन हो सकता है यदि हम लघुत्तरीय में यदि हम बात आगे करें तो हो सकता है कि अर्धायु सब क्या समझते हैं, शून्य कोटि का अर्धायु क्या है, व्यंजक लिखें। प्रथम कोटि का अभिक्रिया की क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक प्राप्त करते जिसको दीर्घोत्तरीय में जाके रखा जा सकता है। प्रथम कोटि का अर्धायु क्या है, उसका व्यंजक क्या है ना। छद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या है ना, इसका उदाहरण दें। तो ये क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या है, वेग जो होता है अभिक्रिया दर है, वेग यहाँ पे अभिक्रिया दर की बात करेंगे तो उसका मात्रक क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुने और इसे आप डन करें, है ना। और आप कम समय में एकदम रिलैक्स होकर इसे सुने और रिलैक्स होकर इन सभी क्वेश्चन को आप एक झलक देख लें, है ना। उसके बाद ही हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की बिलियन का देख लिए, रासायनिक बलगतिकी देख लिए। उसके बाद बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इसमें वीवीआई क्वेश्चन ज्यादा कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि पूर्ण रूप से फुल्ली लेक्चर चैप्टर है जहां पे आप यहाँ पे चीजों को देखेंगे। एक्चुअल बता दूं कि जो यहाँ पे रासायनिक बलगतिकी उसमें न्यूमेरिकल हो सकता है, तो व्यंजक को आप कंप्लीट करें, आप आसानी से न्यूमेरिकल को डील कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन के बारे में। तो पृष्ठ रसायन में जो कुछ और संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हो सकता है कि निम्न से कौन पायस है का उदाहरण है, निम्न से कौन जेल का उदाहरण, निम्न से कौन एरोसोल है, निम्न से कौन कोलाइडी विलयन है, निम्न से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है, निम्न से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, निम्न से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ये सब जो कुछ क्वेश्चन से आप देखेंगे ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में भी है, तो आप उसको डील करें। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशंस की बात करें तो जैसे अपोहन है। उसके बाद यदि हम बात करें तो भौतिक अधिशोषण क्या है, रासायनिक अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है, अधिशोषण क्या है, शोषण क्या है, विशोषण क्या है, उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरण के प्रकार बताएं, वर्धक क्या है, विस्कारक क्या है। ये सभी क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। एक चीज और मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक है अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली भी आप देखेंगे, है ना। उसके बाद ही हम बात करें विलियन में तो वहां पे प्राशन था, प्राशन दाब था। यदि मैं आपको सिंपल बताऊं तो जो अनुसंख गुणधर्म है उसके प्रकार, अनुसंख गुणधर्म जितने प्रकार सबका आप अध्ययन कर ले, एक झलक देख लें, है ना। उससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो सकता है। फिलहाल जो हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिफिनेशन को लेकर के, आपका हो सकता है पाइसिक कारक क्या है ना, पेप्टिकरण क्या है, पेप्टिकर्मक क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। पायस कितने प्रकार के हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीट करें। गोल्ड नंबर क्या है, स्वर्ण संख्या क्या है, तो आप इसको डन करें इस सभी क्वेश्चंस को, और आप क्वेश्चन बैंक में भी जाके इसको कंप्लीट करें। उसके बाद में हम बात करें तो ये अभी तक जो हम चैप्टर की बात की ये सब फिजिकल केमिस्ट्री था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो आप थोड़ा सा एक दिमाग में रखें कि जो कुछ महत्वपूर्ण धातु है उसके अयस्क को आप कंप्लीट करें, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन,
कॉपर, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, ये सभी का जो ओर्स हैं, अयस्क हैं, उसको कंप्लीट करें, है ना। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है ना। तो फिर हो सकता है कि इनमें से कौन सा धातु मॉन्ड विधि द्वारा दूर किया जाता है ना, मतलब शोधन किया जाता है, या वान आर्क विधि द्वारा कौन सा धातु का शोधन किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात में थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। कुछ डिफिनेशन है, फेन प्लवन विधि क्या है ना, उसके बाद द्रव्य धावन विधि क्या है ना, निच्छालन क्या है, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निच्छालन आप कैसे करते हैं, है ना। तो ये सभी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में रखें। उसके बाद बात करें कुछ धातुओं का निष्कर्षण, जैसे लोहे का आयरन के ऑक्साइड से आयरन धातु का निष्कर्षण, है ना, कॉपर के ऑक्साइड से कॉपर धातु का निष्कर्षण। तो पूरा विवरण करना, उल्लेख करना, ये दीर्घोत्तरीय में रखा जा सकता है। मॉन्ड विधि क्या है, वॉन आर्केल विधि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। उसके बाद ही हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर की यदि हम बात करें डी और एफ ब्लॉक की यदि हम बात करें, उससे पहले हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि हम बात करें तो बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। हर एक टॉपिक से यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि परसंकरण क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है ना, संरचना क्या है ना, तो कौन विस्फोटक है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप इसको डील करें। और लास्ट में हम आपको पी ब्लॉक से संबंधित जो परसंकरण है, ऑक्सीकरण संख्या, उसकी चर्चा हम लास्ट में करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद हम बात करें कि जैसे अमोनिया है, क्लोरीन के साथ, अधिक अमोनिया क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, और अधिक क्लोरीन अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें तो अम्ल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है ना। कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है। तो बताए थे कि जहाँ पे जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या होता है उतना ही ज्यादा प्रबल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन के लिए हम बात करें, जैसे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, बढ़ेगा वैसे वैसे क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, यहाँ +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा। जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे उसका अम्लीय सामर्थ्य भी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है उनसे कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है ना, कौन बेहतर ऑक्सीकारक है। एक और भी हम बात करें, यही से आपका क्वेश्चन हो सकता है। जिसे एक हम ऑर्डर में HI सबसे प्रबल अपचायक होता है, HI, HBr, उसे थोड़ा कम HCl, है ना, और उसे कम HF। तो ये सभी अम्लों में कौन सबसे प्रबल अपचायक है, कौन दुर्बल अपचायक है, कि आप यहाँ पे हम ऑर्डर के रूप में रख दिए। तो ये सारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि हम उसके बाद फिर बात करें तो निम्न से कौन ऑक्सीकारक अवकारक, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। किसका मतलब आयनिक विभव का मान जो होता है ज्यादा होता है, कम होता है, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद डी और एफ ब्लॉक में बात करें तो निम्न से कौन संक्रमण तत्व है, कौन संक्रमण तत्व नहीं है ना, कौन प्रथम श्रेणी का तत्व है, कौन प्रथम श्रेणी का तत्व नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। उसके बाद इसमें ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है। तो ये डी और एफ ब्लॉक का संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का हो सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है किस प्रकार से वो अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, मध्यम में ये ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है ना। कुछ रिएक्शन लिखे तो उसका थोड़ा रिएक्शन देख लेना। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं, है ना। इसमें जैसे KMnO4 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। हम आपको लास्ट में बताएंगे किस प्रकार से परसंकरण निकालते हैं, किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करेंगे। ये आसानी से आप डील कर सकते हैं अभी। उसके बाद भी हम यहाँ पे बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि अंतरकाशीय यौगिक क्या है, अंतरकाशीय यौगिक के गुण बताएं। उसके बाद हो सकता है पोटेशियम परमैंगनेट का विरचन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाते हैं, संक्रमण धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनशील क्यों होते हैं, इनके यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। या क्वेश्चन हो सकता है कि अनुचुंबकीय, ऑब्जेक्टिव देखिए। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि इस प्रकार से कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अनुचुंबकीय होगा, युग्मित होगा तो वो प्रतिचुंबकीय होगा।
तो ये सब थोड़ा फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है डी और एफ का उसको थोड़ा देख लेना है। उसके बाद हम अब देख रहे हैं कितना मतलब शॉर्टली हम आपको लेके चल रहे हैं कि आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखें और आसानी से बेहतर तरीके से आप अच्छे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। उसके बाद ही हम बात करें यहाँ पे तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजन यौगिक, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईयूपीएसी नाम लिखना, है ना। आपको यहाँ पे लिगेंड क्या है ना, द्विदंतु लिगेंड क्या है, बहुदंतु लिगेंड क्या है ना, उभयदंती लिगेंड क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं डिफिनेशन के रूप में, है ना, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिनमें से कौन द्विदंतु लिगेंड है, इनमें से कौन बहुदंतु लिगेंड है ना, इनमें से कौन उभयदंतु लिगेंड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि देखो जी कंपाउंड दिया गया है, आप इसका EAN निकालें, है ना। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि A4Fe(CN)6, है ना। तो यहाँ पे हम लास्ट में बात करेंगे कि कैसे नाम भी लिख लेते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये सब हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन हो सकता है परसंकरण क्या है ना, संरचना क्या है, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हम चले जाते हैं ऑर्गेनिक में, हाइलो अल्केन और हाइलोरिन में। तो यहाँ पे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि 12th में सबसे ज्यादा जो नमाज पूछता है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछता है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डार्जन रिएक्शन क्या है, उज अभिक्रिया क्या है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या है, सैंडमायर अभिक्रिया क्या है, उससे क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। जैसे कोई अल्कोहल है उसको कैसे आप अल्काहाइड में बदल रहे हैं, तो इसका कंसेप्ट पढ़े हैं तो आप उसको देख लें, कंप्लीट कर लें, है ना। या फिर अल्काहाइड से अल्कोहल कैसे जा रहे हैं तो उसको आप कंप्लीट कर लें। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है उसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे संभावित क्वेश्चन है इसमें से। और दिन बात करें तो SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ED मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, और बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या है, या फिर अंतर क्या है, अंतर दोनों में बताएं। तो आप इसको डन करें। हाइलोरिन निम्न से कौन है, मतलब किसमें परसंकरण क्या है, कि इसे भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। यदि हम उसके बाद बात करें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे रीमर-टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। उसके बाद हम बात करें तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का उपयोग। आप इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल में अंतर कैसे बताएंगे। आप ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसमें आप विभेद कई तरीके से कर सकते हैं, ऑक्सीकरण मेथड के द्वारा। उसके बाद बात कर सकते हैं विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, लुकास परीक्षण, यानी कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा विभेद, विक्टर मेयर परीक्षण और लुकास परीक्षण आप इसको कंप्लीट करें। फिर मैं बताऊंगा कि आप विशेष जो रिएक्शंस के लिए हम बात करें कि रिएक्शन क्या होता है, जब थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक उसको कंप्लीट करें, है ना। इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत गजब का ये ऑर्गेनिक का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत नाम वाले रिएक्शन मौजूद हैं। जैसे कि हम बात करें इटार्ड अभिक्रिया क्या है, स्टीफन अभिक्रिया क्या है, गटरमान-कोख अभिक्रिया क्या है। उसके बाद हम बात करें HVZ, है ना, हेल-फ्लार-जेलेंस्की रिएक्शन क्या है, एल्डोल संघनन क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा सकता है ना। इनमें से कौन कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है, इनमें से कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, कौन एल्डोल संघनन दर्शाता है, कौन क्रॉस एल्डोल संघनन दर्शाता है। ध्यान रखिए आज के वीडियो में हम बात आपको ये करें कि जैसे होता है कहाँ से शुरुआत करें, कैसे क्या खत्म करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन सभी क्वेश्चंस की मैं चर्चा करते जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। यहाँ पे हम सोल्यूशन, फिर वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। आप हर एक क्वेश्चन को एक एक झलक देखते चले जाएंगे। ओके, तो नाम संबंधी जितना रिएक्शन है आप इसको कंप्लीट यहाँ पे करें। उसके बाद ही हम बात करें तो यही नाम रिएक्शन, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है ना। कौन HVZ अभिक्रिया दर्शाएगा, कौन नहीं दर्शाएगा, है ना। अल्कीन का ओजोनीकरण कराएंगे तो क्या मिलेगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं ना। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर को लेकर चले जाते हैं तो वो है हमारे पास अमीन के बारे में बात करें तो अमीन जो होता है उसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप बताएं कि इनमें से कौन प्रबल कौन सा अमीन प्रबल क्षार है या कौन दुर्बल क्षार है ना। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्या है ना। यहाँ भी सैंडमायर अभिक्रिया आपका है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें भौतिक गुण हो सकता है। भौतिक गुण आप हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भौतिक गुण पे ध्यान दें कि भौतिक गुण से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभावना होता है, किसका क्वथनांक ज्यादा है, किसका क्वथनांक कम है, तो ये सब आप ध्यान दे सकते हैं।
उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें यही क्वेश्चन को हम रखते हैं, और या फिर एक चीज और यहाँ पे कैसे आप इथाइलअमीन मिथाइलअमीन में विभेद कर पाएंगे, एरोमेटिक अमीन, है ना। और एक चीज और यहाँ पे हिंसबर्ग अभिकर्मक की चर्चा की गई है। हिंसबर्ग अभिकर्मक से संबंधित जो रिएक्शन है उसको आप कंप्लीट करें। उसके बाद हम यदि आगे बढ़े तो वो चैप्टर का नाम है वो है पॉलीमर बहुलक। बहुलक एकदम आपको हम सिंपल बताते हैं कि बहुलक क्या है, बहुलक के वर्गीकरण को आप कंप्लीट करें तो हमको लगता है कि आप ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, जो बहुलक रहेंगे, बहुलक के एकलक क्या है, नीचे पॉलिथीन का एकलक, पीवीसी का एकलक, बेकेलाइट का एकलक, तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप बहुलक और बहुलक के वर्गीकरण को कंप्लीट कर लें, आप उसको डन करें। उसके बाद हम रबर के बारे में चले जाएं, प्राकृतिक रबर, कृत्रिम रबर, आप उसको कंप्लीट करें, डेट्स ऑल। तो आप पॉलीमर का ये मतलब यहाँ पे डिफिनेशन कंप्लीट करते हैं तो आपका एग्जाम्पल ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और आप देखेंगे वहाँ पे एग्जाम्पल में जो बहुलक है उसका एकलक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है बहुलक क्या है, अरे कुछ डिफिनेशन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकता है बहुलक के एकलक क्या है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि जो एकलक है ये किसका बहुलक है। ओके, तो अब इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही हम बात करें जैव अणु चैप्टर को लेकर के, तो जैव अणु चैप्टर को लेकर के बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को बताएं, है ना। उसके बाद ही हम बात करें तो प्रोटीन की संरचना के बारे में बात करें, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है ना। विटामिन, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है ना। उसके बाद ही हम बात करें तो यहाँ पे डीएनए आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए में क्षारक कौन कौन होते हैं, आरएनए में क्षारक कौन कौन होते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, तो ये सारी चीज को आप कंप्लीट करें। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है ना, कौन से कर सकते हैं कि कौन से रिएक्शन में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये जो हम बात करें ना कि कौन से रिएक्शन में सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रूक्टोज में बदल रहा था, कौन सा एंजाइम होगा। तो सरफेस केमिस्ट्री में आप देखेंगे जाके तो वहां पे हम आपको बता चुके हैं एक कि आप वहां पे देखेंगे कि कौन कार्बोहाइड्रेट कोई कार्बोहाइड्रेट जो बदल रहा होता है किसी चीज में, तो वहां पे कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, वही चीज आपका यहाँ पे भी है। उसके बाद बात करें तो एंजाइम की क्रिया विधि वहां भी है और यहाँ भी है, सरफेस केमिस्ट्री भी है और जैव अणु में भी है। तो आप इसको कंप्लीट करें, है ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद भी हम बात करें तो आगे यदि हम बात करें तो अगला चैप्टर जो है वो दैनिक जीवन में रसायन की यदि हम बात करें तो उसमें आप पीड़ाहारी, दर्द नाशक, है ना, संक्रमणकारी, विसंक्रमणकारी, है ना। तो ये सब डिफिनीशंस, और उसमें जो जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि जड़नाशक क्या है ना, उदाहरण दे, है ना। एक और यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। यदि हम बात करें उसके बाद कि यहाँ पे क्वेश्चन और क्या हो, जैसे एक था कि ये एस्पिरिन की गोली खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करें, है ना। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि आप क्वेश्चन बैंक और हमारे कहे हुए क्वेश्चन पर यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो आप इस बार इंटरमीडिएट में अच्छा बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे एक कुछ हम यहाँ पे डाटा रखे हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें। ग्रीन विट्रियोल, हरा थोथा, है ना, उसका सूत्र है। रेड विट्रियोल के लिए हम बात करें, ग्रीन विट्रियोल जो हो गया यानी कि हरा थोथा, है ना। उसके बाद हम बात करें उसका सूत्र है रेड विट्रियोल, लाल थोथा, है ना, व्हाइट विट्रियोल, वाइल्ड ऑफ विट्रियोल एंड ब्लू विट्रियोल। तो ये सब जो है ये आप इसको लिख लें, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक दो क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा हुआ, इसका सूत्र आप लोग लिख लें। ओके, लिखिए जल्दी और ध्यान रखेंगे, इसको आप कंप्लीट कर लें। और उसके बाद ही हम बात करें नेक्स्ट, तो आपको भी हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम परसंकरण, किस प्रकार से हम आसानी से ऑक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे आपको हम सिंपल कुछ यहाँ पे बता देते हैं, जैसे देखिए यदि 4 सिग्मा है आपके पास तो sp3 परसंकरण होगा, और स्ट्रक्चर की बात करें तो वो टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। यदि देखिए 4 सिग्मा मतलब क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 में 4 सिग्मा हो सकता है, तो परसंकरण sp3, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और शेप भी वही रह जाएगा। देखिए यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है और उसमें 3 सिग्मा है और प्लस 1 लोन पेयर है, तो सर ये कैसे हमें पता चलेगा
कि कहाँ पे 3 सिग्मा कहाँ पे लोन पेयर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि यदि सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा। पाई बॉन्ड यहाँ कैलकुलेट नहीं होता हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है ना। जैसे अभी अब सिंपल सा बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। पहले इसको देख लीजिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, तो हाइड्रोजन वही होगा sp3, और स्ट्रक्चर भी वही होगा, शेप थोड़ा चेंज है, शेप हो जाएगा यदि हम बात करें तो पिरामिड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, 4 सिग्मा तो sp3 टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। यदि हम बात करें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है लेकिन 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है, तो sp3 परसंकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और शेप जो होगा वो पिरामिड होगा। थोड़ा सा इन दोनों से संबंधित हम एग्जांपल आपको रख देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए CH4, तो CH4 का पहला स्ट्रक्चर बनाइए CH4 का। तो एक कार्बन 4 अणु बनाए हुए हैं, कार्बन के ऑटोनोमस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। तो 4 अणु बना लिया, तो 4 सिग्मा आ गया जी। अब ध्यान देंगे 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी 1 भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, यानी कि 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। तो 4 सिग्मा जब आ गया, सिर्फ 4 सिग्मा है, लोन पेयर 1 भी नहीं, तो यहाँ पे परसंकरण sp3, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और शेप आपका होगा, और शेप भी वही टेट्राहेड्रल हो जाएगा। देखिए यदि हम बात करें, देखिए NH3 को लेकर के, तो नाइट्रोजन के ऑटोनोमस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें कि 3 को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के ऑटोनोमस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन जुड़ गया, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि 1 लोन पेयर। तो अब आप यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ भी 4। तो ध्यान देंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब किसी भी स्थिति में, कहीं भी किसी भी स्थिति में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, तो ध्यान रखिएगा कि परसंकरण sp3 होगा और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होगा। शेप तब डिफरेंट हो जाता है जब उसमें लोन पेयर होगा। जैसे आप ये दोनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख सकते हैं। इसका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका 4 आएगा, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका भी आएगा, इसमें कोई लोन पेयर नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन NH3 की बात करें तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पे शेप थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ बता देते हैं, लिस्ट बता देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे 4 सिग्मा, तो क्या sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, ओके। उसके बाद हम बात करें कि 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो sp3 ही होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। और यदि हम शेप की बात करें तो शेप, यदि हम इसमें शेप की बात करें तो शेप भी टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन इसमें जो शेप होगा वो पिरामिड होगा, ओके। उसके बाद यदि हम बात करें कब, जब 1 लोन पेयर आएगा तब हाइड्रोजन वही है, स्ट्रक्चर वही है, शेप बदल गया, शेप यहाँ पिरामिड होगा। ध्यान रखें, फिर मैं बात यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि आप हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर। तो कैसे सिग्मा, तो सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कैसे, तो देखेंगे वैलेंसी क्या है, बॉन्ड बनाने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है तो पेयर में बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब उसके बाद हम बात करें, यदि हमारे पास 2 सिग्मा आ गया, 2 सिग्मा आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, स्ट्रक्चर यदि हम बात करें तो होगा वो लीनियर। यदि हम बात करें कि 3 सिग्मा आ रहा है, तो 3 सिग्मा आ रहा है तो उस स्थिति में यदि हम बात करें तो sp2, एक s और 2 p, तो 3 हो गया है ना, स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल, ओके। यहाँ पे कुछ लिस्ट में बता देता हूं। यदि कुल मिलाकर सिग्मा बॉन्ड देखें या हाइब्रिड ऑर्बिटल, हम सिंपल हाइब्रिड ऑर्बिटल बात कर लेते हैं, वहां पे मे बी लोन पेयर भी आ सकता है। तो यदि हम बोले कि वहां पे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 5 सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 5 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, या फिर 4 सिग्मा 1 लोन पेयर हो सकता है, या फिर 3 सिग्मा
2 लोन पेयर हो सकता है। और लास्ट में बता दो संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। फिलहाल देखिए 5 सिग्मा जो होगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा ट्राइएंगुलर बाई पिरामिड। ओके, तो उसी प्रकार से यदि हम 6 सिग्मा को लेकर के चले तो 6 सिग्मा आपका जो 6 सिग्मा आपका तभी होगा जब वहां पे यदि हम बात करें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कुल मिला के 6 आएगा। तो ध्यान देंगे यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आ रहा है तो 6 सिग्मा, तो वहां पे स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। या फिर हम बात करें तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिड। ओके, उसके बाद हम बात करें कि 7 सिग्मा हो गया जी, 7 सिग्मा, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो 7 सिग्मा होगा। तो वहां पर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिड। हो गया, तो इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ हम संभावित क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं कि कंसेप्ट वही रहेगा, इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन रहेगा पर्सनल, लेकिन कुछ क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कोई गारंटी नहीं कि वो वही रहेगा, लेकिन हाँ कंसेप्ट जो है वही रहेगा। जैसे NH3, तो NH3 का परसंकरण की बात करें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3। यदि हम संरचना की बात करें तो टेट्राहेड्रल। उसके बाद यदि हम आकृति की बात करें, शेप की बात करें तो यहाँ पे होगा पिरामिड। उसके बाद PCl5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे होगा तो sp3 1 3 1 4 1 5 1 D है ना। और संरचना होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। यदि हम शेप की बात करें तो शेप भी यही होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और संभावित क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वो है SF6। तो यहाँ पे 6 सल्फर के आउटरमोस्ट सेल में देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 प्रोटीन जुड़ गया है तो 6 सिग्मा बॉन्ड यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल 6, तो sp3 3 1 4 और 2 और 4 D2। तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल। और यदि हम बात करें शेप भी वही होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें कुछ और यहाँ पे बात करें तो वो है XeF4 में देखिए जिनन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 ये सब जो है p ब्लॉक से संबंधित है, ध्यान रखिए। जिनन का आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन जुड़ा है यानी कि 4 सिग्मा और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बच यानी कि 2 लोन पेयर यानी कि 4 2 6। यहाँ भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 होगा और संरचना sp3 D3 1 4 4 और 2 6 3 2 5 1 6 और संरचना sp3 D2 स्ट्रक्चर वही होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन शेप ध्यान देंगे इसका, यदि हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होगा इसलिए क्योंकि हाइब्रिड sp3 D2 है। ओके, लेकिन शेप की बात करें तो इसका शेप जो होगा वो होगा स्क्वायर प्लेन यानी कि वर्ग समतलीय। ओके, उसके बाद हम बात करें H2O को लेकर के। H2O क्वेश्चन हो सकता है कि H2O जो है बताइए इसका परसंकरण, तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन जो यदि हम बात करें तो उसमें 2 को जुड़ गया तो 2 सिग्मा रहेगा और प्लस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो 4। तो हाइड्रोजन sp3 स्ट्रक्चर, यदि हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल। और यदि हम शेप की बात करें तो शेप इसका होगा पिरामिड। अभी आप ध्यान में रख लें, शेप पिरामिड। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ पिरामिड, ये क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन ध्यान रखिए H2O। उसके बाद एक और सबसे इंपोर्टेंट यदि हम बात करें तो वो है IF7। तो आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट में आपको बता दूं समय कम है ना, आपको यहाँ पे हम लोग लेक्चर नहीं देखा, हम यहाँ पे संभावित क्वेश्चन की बात करें तो हम डायरेक्ट वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं IF7। तो इसका आंसर होगा sp3 D3 स्ट्रक्चर ट्राई पेंटागोनल बाई पिरामिड।
बाई पिरामिड, है ना, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें, देखिए पी ब्लॉक में आप क्वेश्चन की बात करें, श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस में अंतर बताएं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। एक और पी ब्लॉक में यदि हम बात करें कुछ क्वेश्चन को, तो हैबर विधि, संपर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि, है ना, हैबर विधि, संपर्क विधि और ओस्टवाल्ड विधि। तो एकदम कंप्लीट करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑक्सीकरण संख्या को लेकर के बात कर देते हैं। देखिए ऑक्सीकरण संख्या को आपको दिमाग रखना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप में जो धातु है उसका ऑक्सीकरण संख्या +1, दूसरा ग्रुप में जो धातु है उसका ऑक्सीकरण संख्या +2, ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीकरण संख्या -2, है ना। तो ये ध्यान रखना, कुछ उदासीन योग जैसे CO मिल गया, है ना, NH3 रह गया, है ना, तो ये सभी जो जैसे H2O रह गया, तो ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 लिया जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम कुछ ऑक्सीकरण संख्या बता देते हैं, जैसे KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमें नहीं पता। पोटेशियम पहला वर्ग का तो 1 और प्लस, मैग्नीज का नहीं पता तो मान लिया X, ऑक्सीजन 4, 1 ऑक्सीजन का -2, ऊपर कोई भी आवेश नहीं तो 0, यहाँ से X निकालेगा तो आएगा +। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं K2Cr2O7, तो देखिए कैसे निकालेंगे। क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम का नहीं पता, पोटेशियम, तो पोटेशियम 2 ठो, एक पोटेशियम पहला वर्ग का धातु है, तो पहला वर्ग का, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या 1 + 2, क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता तो मान लिया X, ऑक्सीजन 7 तो 7, एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, यहाँ से X निकालिएगा, 2X इक्वल टू आएगा +12 और X इक्वल टू आएगा +6। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे KMnO4, K2Cr2O7, है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। जैसे और क्या होता है, जैसे H3PO4, H3PO4, है ना, ये ऑब्जेक्टिव मतलब फास्फोरस का ऑक्सीजन संख्या बताएं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं NiCO का होल 4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर बताया, तो निकल का नहीं पता तो मान लिया X, है ना। CO की संख्या है 4, और हम कुछ देर पहले ही बताएं जो CO है उदासीन अणु होता है, और उदासीन अणु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो 0 होता है ना। देख लीजिए CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड 4 को, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन संख्या 0 इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0, X इक्वल टू 0। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। NiCO का होल 4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस बार भी संभावना बन रही है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या प्रसंकरण की बात की, हम यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं, उसी के सहारे आपको बताते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन, जैसे K4 या फिर Cl का होल 6। तो पोटेशियम, देखिए यहाँ Fe का पहला क्वेश्चन, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। इस तरह कोई भी कंपाउंड रहेगा तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे। इसका कुछ रूल होता है, रूल को जैसे जो उदासीन लिगेंड होता है तो उसका ऑक्सीजन संख्या 0 होता है, जैसे हैलोजन होता है तो ऑक्सीजन संख्या -1 होता है। तो इस सब पर आपको माइंड में रखना पड़ेगा। पोटेशियम 4, एक पोटेशियम का 1, Fe का नहीं पता मान लिया X, Cn 6 हो, और एक Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 बराबर, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, यहाँ से X निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके तो आएगा +2, यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2। यदि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए जान गए तो आप दिमाग में रख लीजिए कि आप EAN प्रभावी परमाणु क्रमांक, फिर उप सहसंयोजक का नाम लिखने के लिए आप जान जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे संभावित क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, तो ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है, और क्या हो सकता है EAN। तो EAN निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजक संख्या। तो Fe का परमाणु संख्या की बात करें 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, अभी निकाले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 और +2 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उप सहसंयोजक संख्या कैसे निकालते हैं, तो किसी भी उप सहसंयोजक में बिग ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु जितने दाता परमाणु से जुड़ा होगा वही उसका उप सहसंयोजक संख्या होता है। तो यहाँ पे लिगैंड है Cn में दाता परमाणु 1 होता है ना। तो यहाँ पे 6 दाता परमाणु, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पे निकालेंगे 26 तो हो गया 24 और +12 यानी कि 36। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालिए। अब आयु नाम लिखने के लिए हम बात करें, है ना, हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे संभावित क्वेश्चन क्या हो सकता है वो हम बात करें। कंपाउंड चेंज हो सकता है, Cl
का HOC, ऐसे ही कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जा चुका है इससे। तो ध्यान देंगे X का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, तो यदि हम उसका लेफ्ट साइड की बात करें तो वो धनात्मक होता है, ये पार्ट धनात्मक होगा और ये पार्ट ऋणात्मक होगा, ये पार्ट ऋणात्मक होगा। और हमेशा याद रखिएगा जब ऊपर सह संयुक्त यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं तो धनायन पार्ट पहले लिखाएगा और ऋणायन पार्ट पहले लिखाएगा, बाद में लिखाएगा। तो धनायन पार्ट और ऋणायन पार्ट के बीच में थोड़ा गैप देंगे, तो धनायन पार्ट ये है, पहले लिखेंगे पोटेशियम। जब भी IUPAC नाम लिखेगा तो आप पहला लेटर स्मॉल ही यूज करेंगे और शुरू से लेकर अंत तक सभी लेटर। तो पहले पोटेशियम, धनायन पार्ट लिख लें। यदि धनायन पार्ट ये होता है, इधर कोई ऋणायन पार्ट होता तो धनायन पार्ट पहले लिखा था। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, तो धनायन पार्ट ये है तो पहले धनायन पार्ट ये लिखा है। फिर से मैं बोला, यदि धनायन पार्ट ये होता तो ये पहले लिखा था, लेकिन यहाँ पे कैसे पता चला, तो जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है धनायन पार्ट। जैसे यहाँ पे हटा के हम यदि यहाँ पे बात करें Cl होता है तो Cl ऋणायन, ये धनायन, तो धनायन पार्ट पहले लिखाएगा। तो पहले इसका IUPAC नाम देखे कैसे, पोटेशियम। अब ये पार्ट को पूरा लिखेंगे, इस पार्ट में पहले Fe को लिखे, Cn को लिखे, लिगेंड को लिखे। तो कहा था केंद्रीय धातु परमाणु से पहले लिगेंड को लिखे, लिगेंड का 6 ठो, तो हेक्सा थोड़ा सा हल्का गैप देंगे, हेक्सा। और साइनाइड का साइनो बोलेंगे हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे आयरन है ना, Fe का ऑक्सीजन संख्या क्या, सुन पहले एक Fe को यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाले हैं 2, अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखा है। ओके, तो ये यहाँ पे हम बात किए कुछ मतलब इससे संबंधित कुछ आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात किए, कुछ एनालिसिस किए, थोड़ा सा आप वीडियो को सही से सुने, इत्मीनान सुने, और जो हम क्वेश्चन की बात किए उस क्वेश्चन को आप एक झलक देख लें और क्वेश्चन बैंक भी देख लें, है ना, और एकदम इत्मीनान से एग्जाम हॉल में बैठे। ओके, थैंक यू।